नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी में लगातार हो रहे बदलाव की चर्चा जोरों पर है। एक महीने के अंदर नए प्रदेश अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने नई कार्यकारिणी बना दी। इस नई कार्यकारिणी में कई चौंकाने वाले नाम भी आए और इस नई कार्यकारिणी में ऐसा अब लगने लगा है कि जो पहले से काम करते रहे हैं उन्हें मौका मिला है। यहाँ गौरी शंकर अग्रवाल और छगन मुंडा जैसे ऐसे नामों को बाहर कर दिया गया है जिन पर लगातार आक्षेप लग रहे थे। ये वो चेहरे हैं जिनके लिए धन संग्रह करना तो आसान था, लेकिन जमीन पर जाकर संगठन का काम करना बेहद दुष्कर समझ में आ रहा था। ऐसे ही चेहरों को बाहर कर भारतीय जनता पार्टी ने यह जाहिर कर दिया है कि अब काम करने वालों को मौका दिया जाएगा। ऐसे ही काम करने वाले एक बड़े चेहरे की मैं चर्चा कर रहा हूं, जिसे युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वो है रवि भगत। इनसे मैंने बीते साल 27 नवंबर को इनका इंटरव्यू किया था। तब वो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री जैसे अहम दायित्व में थे। छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचल लैलूंगा के ग्रामीण परिवेश से निकले हुए इस आदिवासी युवा को छत्तीसगढ़ के राजनीति के भविष्य की संभावना के रूप में देखा जा रहा है। 11 अगस्त की देर शाम इनकी नियुक्ति की घोषणा से एक दिन पहले और नियुक्ति के एक दिन बाद इनकी सक्रियता को आप देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की अहम जवाबदारी इन्हें क्यों दी है। तो उसे समझने से पहले आप 27 नवंबर 2021 को मेरे द्वारा लिए गए रवि भगत के इंटरव्यू की चंद लाइनें आप सुनिए कि आखिर रवि भगत युवाओं के बारे में कैसे ख्यालात रखते हैं और रवि भगत भारत को किस तरह से हिंदू राष्ट्र मानते हैं। युवा शौक से राजनीति में आ रहा है और स्वाभिमान से राजनीति में कर रहा है। बहुत अवसर है। मेरे जैसा एक सामान्य गांव का लड़का आज विद्यार्थी परिषद से काम करते हुए युवा मोर्चा में राष्ट्रीय मंत्री बना है, तो निश्चित युवाओं के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। बस एक चीज़ को सारे युवाओं को ध्यान में रखना होगा कि जो भी है मेरा इस देश के लिए, इस जन्मभूमि के लिए, यहाँ की संस्कृति के लिए है। हम राजनीति करें, राजनीति की हजारों बातें हो सकती है, लेकिन जब देश धर्म संस्कृति की बातें आएगी तो हम राजनीति से उठकर काम करेंगे। ये सोच के युवा आजकल राजनीति में आ रहे हैं। धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। धर्मांतरण से ही राष्ट्रांतरण होता है। स्वामी विवेकानंद जी कह गए हैं, मैं नहीं कहता कि एक व्यक्ति जब धर्म को छोड़ के ईसाई बनता है तो एक हिंदू कम नहीं होता, एक हिंदू का दुश्मन बढ़ जाता है। हमारा यह हिंदू राष्ट्र है। हम इस हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए, यहाँ की संस्कृति को बचाने के लिए एक भूपेश बघेल क्या, हमको जिससे लड़ना पड़े हम लड़ेंगे। भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में धर्मांतर बढ़ा है, ये सभी जानते हैं। छत्तीसगढ़ में कभी भारतीय जनता युवा मोर्चा को भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ कहा जाता था, लेकिन बीते कुछ समय से युवा मोर्चा की निष्क्रियता ने वो रीढ़ वाली बात को गलत साबित कर दिया। रवि भगत ने अपनी नियुक्ति के एक दिन पहले तक सोशल मीडिया में अपने क्षेत्र की कुछ वीडियो डाली थी जो आम जनता से जुड़ी हुई थी। वो वीडियो थी सरकारी अस्पताल और बच्चों की स्कूल की। आप देख रहे हैं लैलूंगा नगर पंचायत के आदर्श प्राथमिक शाला 9-12 का यह विद्यालय भवन है, जो कि लगभग पिछले 2-3 साल से खंडहर पड़ा हुआ है। यहाँ बच्चे पढ़ रहे थे तो ऊपर से छत गिरने लगी, जिसके कारण से यहाँ पर बने एक छोटे से अतिरिक्त कक्ष में बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। भाजयुमो का प्रदेश अध्यक्ष बनने के अगले ही दिन यानी 12 सितंबर को रवि भगत ने लैलूंगा के दौरे पर आए सीएम भूपेश बघेल को काला झंडा दिखाने के लिए किस तरह की आक्रामकता दिखाई, वो झलकियां भी आप देखिए। रवि भगत के इन तेवरों को देखने के बाद आपको यकीन हो गया होगा कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में विपक्ष में बैठी भाजपा का युवा किस तरह से आक्रामक व्यवहार करने वाला है। बीती 24 अगस्त को सीएम हाउस के घेराव के दौरान युवा मोर्चा को ये काम सौंपा गया था, जो पूरी तरह सफल रहा। हालांकि इस कार्यक्रम के 20 दिन पहले यानी 4 अगस्त को लैलूंगा क्षेत्र में रोजगार की मांग को लेकर रवि भगत ने इसकी रिहर्सल किस तरह से की थी, किस तरह से उन्होंने बैरिकेड को तोड़ दिया था और किस तरह की आक्रामकता दिखाई थी। सीएम हाउस के घेराव वाले कार्यक्रम से 20 दिन पहले की ये तस्वीरें भी आप देखिए।
मौजूदा दौर में जिस तरह की राजनीति हो रही है और जिस तरह के युवा जो राजनीति में हैं वो एसी कारों में बैठकर और अपने ड्राइंग रूम से किस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से खुद को प्रोजेक्ट करते हैं यह तो हर किसी को नजर आ रहा होगा, लेकिन पैदल चलने वाले युवा कम ही देखे जा रहे हैं। मौजूदा समय में जहां कांग्रेस के राहुल गांधी की पदयात्रा की चर्चा हो रही है, पदयात्रा के इस मौसम में सड़क सुधार की मांग को लेकर लैलूंगा से रायगढ़ तक रवि भगत की पदयात्रा चर्चा में है। हम लगातार चर्चा कर रहे थे रवि भगत के बारे में, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ के नए प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसे ही युवा और दूसरी पीढ़ी के लोगों को सामने लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने बदलाव में एक अहम जिम्मेदारियां दी है। छत्तीसगढ़ के 5 संभागों के लिए जिन्हें दायित्व दिया गया है, जिन्हें प्रभारी बनाया गया है, वे भी अपेक्षाकृत युवा हैं। बस्तर, जहां से भाजपा का एक भी विधायक नहीं है, बस्तर संभाग का प्रभारी बनाया गया है राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे को। इसी तरह दुर्ग संभाग का प्रभारी बनाया गया भूपेंद्र सिंह सवन्नी को। रायपुर संभाग के प्रभारी विधायक सौरभ सिंह होंगे, जबकि सरगुजा संभाग के प्रभारी होंगे संजय श्रीवास्तव और बिलासपुर संभाग के प्रभारी किरण देव को बनाया गया है। इसके अलावा 12 प्रवक्ता भी नियुक्त किए गए हैं, जिसमें युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष अमित साहू के अलावा एक और नाम की खासी चर्चा है, वह है देवलाल। जमीन से जुड़े हुए बालोद क्षेत्र के आदिवासी युवा तुर्क हैं, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे और मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनाए गए हैं। बालोद इलाके से एक और नाम की चर्चा है, जिसे किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। पिछले चुनाव में भाजपा के विधायक प्रत्याशी रहे पवन कुमार साहू, इन्हें भी अध्यक्ष बनाया गया किसान मोर्चा का। इस तरह से तमाम इलाकों को महत्व दिया गया है, लेकिन इन बदलावों में जो सबसे ज्यादा चर्चा है वह है वीवीआईपी जिले समझे जाने वाले दुर्ग की। संगठन के हिसाब से भिलाई को भी जिला माना गया है। दुर्ग भिलाई से एक भी नियुक्ति नहीं हुई है। इस वीवीआईपी माने जाने वाले इलाके में जहां सरोज पांडे की संगठन में तूती बोला करती थी, वे अपने किसी न किसी समर्थक को प्रदेश में पदाधिकारी बनवा देती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। राजधानी रायपुर से लगे हुए दुर्ग भिलाई से सीएम भूपेश बघेल चुन के आते हैं और दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से ही छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री को मिला के 4 मंत्री हैं। वैसे अरुण वोरा को भी मंत्री का दर्जा प्राप्त है और दुर्ग से ही भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक वोटों से जीत करके भी आई है। यहाँ करीब 4 लाख वोटों से विजय बघेल लोकसभा के सांसद निर्वाचित हुए हैं। दुर्ग की जनता बेहद जागरूक और राजनीतिक लिहाज से बेहद संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। यहाँ रोचक बात यह है कि मोदी लहर में सरोज पांडे की पराजय हुई थी और यहाँ एकमात्र लोकसभा सीट कांग्रेस ने जीती थी और इसी जीती हुई सीट पर सर्वाधिक वोटों से विजय बघेल चुन करके तब आया जब कांग्रेस का गोल्डन टाइम चल रहा था। 17 दिसंबर 2018 को सीएम भूपेश बघेल ने शपथ ली थी और 23 अप्रैल को दुर्ग का लोकसभा का चुनाव था। यानी आप अनुमान लगा सकते हैं 4 महीने में रिकॉर्ड वोटों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लोकसभा चुनाव जीत करके आई थी और इस इलाके से एक भी पदाधिकारी नहीं बनाया गया है। भाजपा में एक के बाद एक होते जा रहे इन बदलाव को लेकर कांग्रेस की ओर से लगातार बयान आते रहे, लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने भी इस बयान के बारे में अपनी टिप्पणी दी और साथ ही नया रायपुर में जो आरएसएस की 3 दिनों तक की अखिल भारतीय स्तरीय समन्वय बैठक चल रही थी, जिसमें 36 विभिन्न संगठन के देश भर के 240 प्रतिनिधि आए थे। यहाँ आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत के अलावा सर कार्यवाह, दत्तात्रेय होसबोले जैसे तमाम संघ के बड़े पदाधिकारी थे। यहाँ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 3 दिनों तक आम पदाधिकारियों की तरह मौजूद थे। इस बारे में सीएम भूपेश बघेल ने अपनी टिप्पणी कुछ इस तरह से रखी। 7 दिन से समन्वय की बैठक हो रही है। ये बैठक किसके लिए थी? आरएसएस और बीजेपी के प्रमुख नड्डा जी 3 दिन से हैं, 7 दिन से आरएसएस के लोग हैं। समन्वय की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? इसके पहले जब आप गुजरात में मुख्यमंत्री बदलते हैं तो बिना समन्वय हो गया, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बदलते हैं तो बिना समन्वय हो गया, गडकरी हटाते हैं तो बिना समन्वय हो गया। इसका मतलब यह है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में एक लंबी दरार पड़ गई है, एक लंबी खाई है, जिसको पाटने के लिए रायपुर में अधिवेशन करना पड़ा चुपचाप बंद कमरे में।
सीएम भूपेश बघेल जिस वक्त ये बयान दे रहे थे उसके पहले संघ की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। उस कॉन्फ्रेंस में मैं स्वयं मौजूद था। इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे आरएसएस के सह कार्यवाह मनमोहन वैद्य। शायद उन्हें पहले एहसास होगा कि कांग्रेस की ओर से बंद कमरे वाली टिप्पणी की जा सकती है, तभी उन्होंने सीएम भूपेश बघेल के इस बयान से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही कह दिया कि हम बंद कमरे में इसलिए बैठे थे क्योंकि वहां एसी चल रही थी। हल्के फुल्के मूड में हंसी मजाक से शुरू हुई लगभग 1 घंटे की पत्रकार वार्ता में मनमोहन वैद्य ने सारे खुलासे किए कि आखिर बंद कमरे में चल क्या रहा था, किस तरह से ये समन्वय बैठक हो रही थी और किस तरह से संघ अपना काम करता है। कमरा बंद इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर एसी चलता रहता है, बाकी कुछ नहीं। तो एक बार मिलकर अपने अपने अनुभव ऑब्जर्वेशंस को साझा करने के लिए मुख्यतः यह बैठक होती है। ये कोई निर्णय करने वाली बैठक नहीं होती है, क्योंकि सभी संगठन स्वायत्त स्वतंत्र है, ऐसा संघ का पहले से मान्यता है। इनकी निर्णय प्रक्रिया के फोरम अलग अलग होते हैं। आमतौर पे संघ की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती नहीं है, लेकिन अखिल भारतीय स्तरीय एक बड़े कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मीडिया से बातचीत की गई और अनेक प्रश्नों का उत्तर दिया गया और बताया गया कि किस तरह से यहाँ 36 विभिन्न संगठन अलग अलग ढंग से काम करते हैं और उनकी अपनी पद्धति है। आम बोलचाल में इन संगठन को अनुषंगिक संगठन कहा जाता है और भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस का राजनीतिक अनुषंगिक संगठन माना जाता है, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को छात्र संगठन आरएसएस का कहा जाता है। ऐसे ही तमाम विषयों पर खुलकर बातचीत हुई। संघ के एक अन्य अनुषंगिक संगठन की ओर से काम करते हुए कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने ये तस्वीरें पोस्ट की है। वे सद्भावना अभियान की अगुवाई करते हैं, जहां आरएसएस के छत्तीसगढ़ के संघ चालक डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना आपको नजर आ रहे होंगे इस तस्वीर में। यह तस्वीर है सामाजिक सद्भावना की एक कार्यक्रम हुआ, जहां प्रदेश भर के विभिन्न 38 समाजों के 47 प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी मौजूद थे। इस तरह से समाज के प्रमुखों के साथ संघ लगातार संपर्क में रहता है। संघ के काम करने की अपनी एक अलग शैली है। वो अलग बात है कि सारी बातें मीडिया में नहीं बताई जाती, इस पर तरह तरह की राजनीतिक बयानबाजियां अक्सर होती रहती है। ऐसे ही बयानबाजी के दौर में आरएसएस की निक्कर जलता हुआ एक ट्वीट कांग्रेस की ओर से आया। इस पर भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। छत्तीसगढ़ की राजनीतिक और सामाजिक दशाओं पर चर्चा के दौरान अब आपको यहाँ एक अहम तस्वीर देखना चाहिए। इस वक्त पितृपक्ष का दौर चल रहा है और पितृपक्ष के दौरान हमारे एक सब्सक्राइबर है सतनाम सिंह पामा, उन्होंने ये तस्वीर पोस्ट की है जहां उन्होंने बताया है कि स्वर्ग में टिफिन की व्यवस्था नहीं है, जीते जी माँ बाप की सेवा करें। ये रोचक तस्वीर, व्यंग्यात्मक तस्वीर, यह तस्वीर आंखें खोल देने वाली है। काफ़ी गहरी बातें सतनाम सिंह पामा ने पोस्ट की है। ऐसा ही एक अलग हटके वीडियो में आपसे साझा कर रहा हूँ। ये बिहार से आया हुआ एक तस्वीर, जिसमें एक लड़का आप देख सकते हैं बाइक पे बैठा, अपने चारों तरफ डब्बे नुमा कोई आकृति है और घर पहुँच शराब सप्लाई का खुले तौर पर ऐलान कर रहा है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार में शराबबंदी है और इसने साफ तौर पर लिखा है बलिया से दरौली दारू सप्लाई थोक एवं खुदरा विक्रेता। ये व्यंग्यात्मक तस्वीर, ये तीखी तस्वीर, ये उस सिस्टम को आईना दिखाने के लिए तस्वीर है जहां शराबबंदी है। समाज में अब लोग इस तरह से खुलकर आगे आ रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। हालांकि इसमें हर किसी का दृष्टिकोण अपना अपना हो सकता है। राष्ट्रबोध की इस कड़ी के बारे में आपका अपना क्या दृष्टिकोण है, जरूर लिखिएगा। समाज के ऐसे ज्वलंत विषयों को समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स पे जाके राय जरूर लिखिएगा, ताकि आगे हम कुछ और बेहतर प्रस्तुति देते रहें। नमस्कार।